बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने बैरिया यूनिवर्सिटी एफएम रेडियो के साथ कोलैबोरेशन करते हुए एक लीगल कॉर्नर के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो उसी तनाज़ुर के अंदर आज मैंने एक शख्सियत को दावत दी है, मैम सना आरिफ। मैम ने LLB भी किया हुआ है और LLM ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो मैम, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस इंटरव्यू के लिए। अच्छा मैम, इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवालात पूछूंगा ताकि जो हमारी ज़्यादातर हमें लॉ के स्टूडेंट्स सुनते हैं और आम पब्लिक भी, ताकि जो है वो हमारे इस नशिस्त से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैम, सबसे पहले तो आप ज़रा हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आप अपनी अर्ली एजुकेशन के हवाले से ज़रा गाइड करें और ये भी बताइए कि आपको ये लॉ करने का कैसे इरादा है। अच्छा अली बेटा, बेसिकली जो मेरी अर्ली एजुकेशन है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही ली है। और जहाँ तक बात है मेरे लॉ ग्रेजुएट होने की, तो LLB करना जो था वो मेरा अपना डिसीजन नहीं था। मेरे बड़े भाई ने बेसिकली डिसाइड किया था, उनका डिसीजन था और उन्होंने मुझे एडमिशन लेके दिया था। और मैंने रावलपिंडी लॉ कॉलेज से LLB किया और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी 2017 से। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है वो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे आगे फर्दर अपना एकेडमिक करियर बूस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने LLM में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैंने फिर अपनी डिग्री कंप्लीट की 2021 में। और एक अच्छा रिसर्च थीसिस के साथ, तो एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आगे भी इंशाल्लाह मैं फ़र्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने का इरादा रखती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मैं वुमेन इन लॉ जो है ये मेरा एक टॉपिक हमेशा से रहा है और मैं इस हवाले से अक्सर जो फीमेल हमारी गेस्ट्स होती हैं मैं उनसे इस हवाले से ज़रूर पूछता हूँ। मैम, आप क्या कहती हैं कि जो वालदेन हैं, क्या उनको अपनी बच्चियों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो इस प्रोफेशन के अंदर आएँ, और ये प्रोफेशन जो है फीमेल्स के लिए सेफ़ है, और क्या उनके लिए मौके मौजूद हैं इसमें? अच्छा, बेसिकली जो है ना, ये प्रोफेशन जो आम पब्लिक में ये एक पर्सपेक्टिव है कि जो है हमें पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, क्लाइंट से जो है इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो फीमेल के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब आप देख लें, दुनिया में कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे फीमेल्स नहीं हैं। आपके पायलट्स देख लें, आपके आर्मी देख लें, आपके डॉक्टर्स देख लें। तो लॉयर्स कम्युनिटी में तो अब लेडी लॉयर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। और ये जब हमारे जो सीनियर थे वो हमें बताते थे कि जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो पूरी बार में उनके पास एक फ़ीमेल जो लेडी लॉयर थी वो थी। तो अब तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ये तो हमारे पे एक ब्लेसिंग है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में लेडी लॉयर्स हैं और एक हम कम्युनिटी की तरह काम करते हैं। और एज सच कोई आप अगर अपनी बेटी को जो है वो इतना कॉन्फिडेंस देंगे तो वो अपने आप को मज़ीद जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो वो जो आप इनसिक्योरिटीज़ में जिन पड़े रहते हैं, आप बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस दे दें, वो खुद अपने आप को सिक्योर कर लेगी। तो मैं तो इनकरेज करूँगी कि, और इसमें जो आपने बात की कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करियर बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, आप जुडिशरी में जा सकते हो। अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो आप फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास बड़े बड़े लीगल फर्म्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो एक वाइडर स्कोप प्रोवाइड करती है हमारी ये फील्ड फीमेल लेडी लॉयर्स को। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई इरादा रखता है तो उसे ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपसे मैम कुछ लीगल क्वेश्चंस पूछूंगा क्योंकि हमारे लॉयर्स या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सादा अल्फाज के अंदर आप हमें ना ये अपील और रिवीजन अंडर CPC इसका ज़रा फ़र्क समझाएं कि अपील और रिवीजन में क्या फ़र्क है। अच्छा, बेसिकली जो अपील और रिवीजन की अगर आप बात करें तो प्रोविजन की हद तक अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अपील के आपके पास 2 टाइप्स प्रोवाइडेड हैं CPC में।
एक है फर्स्ट अपील विच इज़ अंडर सेक्शन 96, और उसके अलावा फिर सेकंड अपील आ जाते हैं विच इज़ अंडर सेक्शन 100, और रवियन की बात करें तो वो रवियन सेक्शन 115, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है बेटा, जो डिफरेंस अगर आप इसको सिंपल वे में समझें तो जो बेसिकली अब ये रेमेडी, दोनों रेमेडीज़ जो हैं वो एग्रीव पार्टी के लिए, ठीक है। अब एग्रीव पार्टी ने अपील में कब जाना है और रवियन में कब जाना है, अपील बेसिकली वो एज अ राइट क्लेम कर सकती है जो हर जजमेंट डिक्री जिस भी ऑर्डर से वो या जजमेंट से वो एग्रीव्ड है तो उसके अगेंस्ट रवियन अपील फाइल कर सकता है। और उसके अंदर जो जज है हायर अथॉरिटी के पास बेसिकली ये फाइल की जाएगी, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने किया है ऑर्डर तो आप एडिशनल के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट ने किया है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। तो इसमें जो है वो आपको हर उसके अगेंस्ट एक लीगल वे में आपको एक प्रोविजन प्रोवाइडेड है जिसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। अच्छा, अगर रवियन की बात करें तो रवियन आपका एक बेसिकली ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, और ये एक डिस्क्रिशनरी राइट है कोर्ट का, और इसमें जो स्कोप है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नैरो है एज़ कम्पेयर टू द अपील, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रवियन में आपकी सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा जाता है, और अपील में आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स दोनों को कोर्ट देख के तो डिसाइड करती है। तो उसमें आपने बड़ा लिमिटेड होकर रवियन में आर्गू करना होता है, अपना केस प्रेजेंट करना होता है और उसको डिफेंड करना होता है। तो अपील में आपके पास एक वाइडर स्कोप होता है, आप उसके एविडेंस को भी पढ़ सकते हैं, आप लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं, फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर जजमेंट आती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए इसके जो आपने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे इंटरव्यू से पहले, अगर उसकी भी बात की जाए तो वो उसमें भी यही कि अपील और रवियन जो है बेसिकली अगर सिंपल वे में आप इसको समझें तो एक एज अ राइट क्लेम है और एक आपकी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो जहाँ पे आपकी अपील अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आपका रिवीजन फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास एक डोर ओपन है, अपील नहीं है तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कुछ अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर जजमेंट और उसके अगेंस्ट जो है वो अपील में जाएं, आप कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हैं, और वो प्रोवाइडेड आपको सेक्शन 104 में उसके साथ ऑर्डर है आपका 43, उसके अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है कि अगर आप इन ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं तो आप जो है वो अपील में जा सकते हैं। अच्छा मैम, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े आसान तरीके से हमें ये समझा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखें, अगर दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, वो प्लेन पेपर पे वो एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं, दो टेस्टिंग विटनेस भी वो डाल लेते हैं, थंब इम्प्रेशन भी करा लेते हैं, साइन भी करा लेते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ यानी पूरी कर लेते हैं, तो क्या मैम इसकी एविडेंशरी वैल्यू है, या फिर हमें कोई भी ऐसा मुआहदा हमें उसको हमेशा स्टैम्प पेपर भी करना होगा तभी उसकी एविडेंशरी वैल्यू होगी? अच्छा, अब बेसिकली जो आप ये बात करें ना एग्रीमेंट की, ये एग्रीमेंट बेसिकली जो लॉ इसको डील करता है, इसको डील करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है। अब 1908 के लॉ के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपलसरी रजिस्टर करवाना है तो वो एज अ एविडेंस कोर्ट में एडमिट किए जाएंगे, वो आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 17 में, ठीक है। सेक्शन 17 की लिस्ट के अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट फॉल करता है, आपका एग्रीमेंट फॉल करता है, तो ये आपकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सब रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्टर करवाएं, ठीक है। और अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते और कन्फ्लिक्ट कोई अराइज हो जाता है तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है उसकी इलीगैलिटी पे कि इसको देखा जाए कि ये अब इसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट की प्रोविजंस आती हैं, सेक्शन 42 आता है जिसमें बताया गया है कि आपकी अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट है और जो आपकी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट थी 49 सेक्शन 49 भी आपको बता रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, कि अगर आपकी जो अगर आपने उसको नहीं करवाया, रजिस्टर करवाया, तो उस सूरत में आपकी उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी एज एविडेंस। तो इसलिए आपने अगर जो है वो फर्दर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनसे बचने के लिए अगर आप प्रॉपरली लॉ को अंडरस्टैंड करके, लॉ को इम्प्लीमेंट करके चलें तो आपके मामलात जो हैं वो बहुत आसानी से हो सकते हैं, बजाय इसके कि बाद में। और इसीलिए मैं जो आजकल तो वैसे बार
काउंसल्स भी इसमें काफ़ी वर्क कर रही हैं कि आप जो हैं इस तरह के मैटर्स में लॉयर्स को इंगेज कर लिया करें जो इन मैटर्स को जानते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनकरेज कर सकें, आपको बता सकें कि आपने क्या जो है वो इसकी लीगल वैल्यूज़ क्या हैं, आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि इन फ्यूचर आप कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उससे बच सकें। यानी कि खुद से सियाने बनने की बजाय आपको चाहिए कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का उसको अप्रोच करें, और मतलब है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा मैम, एक चीज़ ये बता दीजिए कि हम रिट पिटीशन के बारे में, आर्टिकल 199 के बारे में अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि चीज़ों को खोल के और वाज़े तौर पे बयान किया जाए, आप ये बता दीजिए क्या प्रोसीजर होता है कि फ़र्ज़ किया मैंने रिट पिटीशन फ़ाइल करनी है, मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया है, मैंने हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, तो मैंने एक पिटीशन तो बना ली, रिट पिटीशन बना ली आर्टिकल 199 की, लेकिन उसको प्रॉपर फाइल करने का तरीका कार क्या है, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पिटीशन के साथ लगेंगे, कहाँ फाइल करना है, कब वो लगेगी हमारी हियरिंग के लिए, ज़रा इस पे गाइड करें। अच्छा, अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से है, ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप जब रिट पिटीशन तैयार करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ लीगल फॉर्म्स होते हैं जो आपने लगाने होते हैं, अटैच करने होते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो आप पिटीशन लगाते हैं, पिटीशन के साथ आपका एफिडेविट होना चाहिए। अब इसके ऊपर कोर्ट फ़ी भी लगती है, कोर्ट फ़ी आपकी 100 रुपीज़ आजकल जो है वो फ़िक्स होती है टिकट्स के फॉर्म में। और फिर उसके बाद आपने इसके बाकी जो अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक आगे फॉर्म्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ आपका एक अर्जेंट फॉर्म लगता है जो आपका फ्रंट पेज पे लगता है, उस पे आप अपने पार्टीज़ के नेम्स वगैरह मेंशन करते हैं और उसके साथ आपका पावर ऑफ अटर्नी लग जाता है। जब ये सारी फ़ाइल आप तैयार कर लेते हैं और ये बेसिकली आपकी 4 कॉपीज़ तैयार होती हैं, जब ये आप तैयार कर लेते हैं तो ये आप जो हैं वो हाई कोर्ट में, जिस भी हाई कोर्ट बेंच में आप जाते हैं वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे आप बॉक्स में उसको जो है वो डाल देते हैं और उसके बाद वो फिर देखते हैं कि अगर अगर तो आपने उसके ऊपर अर्जेंट फॉर्म के ऊपर कोई अर्जेंसी भी लिखी है, अगर उसके साथ इस तरह का कोई मैटर है तो आप, या अगर आप किसी डे के लिए स्पेसिफिक फिक्स कराना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए फ़िक्स करेंगे। अगर इस तरह का कोई मैटर नहीं है तो वो फिर आपका जो फ़ाइल है वो फ़ाइल अकॉर्डिंग टू जो उनका शेड्यूल होता है उसके मुताबिक करेंगे। जैसे अगर आपने फ़र्स्ट डायरी में किया तो नेक्स्ट डे कर देंगे, सेकंड डायरी में किया तो 2 दिन बाद आपकी रिट पिटीशन हो जाएगी। जब रिट पिटीशन फ़ाइल हो जाती है तो कोर्ट के सामने, जिस भी बेंच के सामने वो एप्रोप्रिएट समझते हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं। और उसके जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो फर्स्ट हेयरिंग पे आपके इनिशियल आर्गूमेंट्स होते हैं। अब इनिशियल आर्गूमेंट्स में आपने बेसिकली, अब वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने उसमें जो है वो अपना पूरा केस प्रेजेंट करना होता है और उसमें आपने लॉ की बड़ी, लॉ और फैक्ट्स की सिचुएशन बड़ी क्लियरली बतानी होती है ताकि दूसरी पार्टी को नोटिस हो सके, क्योंकि नोटिस कराना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नोटिस हो जाए तो फिर उसके बाद आपके पास एक चांस है कि आप उसको मज़ीद डिफेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट हेयरिंग पे आपने जो इनिशियल आर्गूमेंट्स करने होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप नोटिस करवा दें। और अगर आपका दूसरी पार्टी, ओपोनेंट पार्टी को नोटिस हो जाता है तो फिर आपकी नेक्स्ट हेयरिंग के लिए जो फिक्स की जाती है रिट, वो आर्गूमेंट्स की होती है। और दोनों साइड से फिर अगर तो वो पावर ऑफ अटर्नी हेयरिंग से पहले आ जाता है, वेल एंड गुड। अगर सेम डेट पे आता है पावर ऑफ अटर्नी तो फिर नेक्स्ट डेट दे दी जाती है आर्गूमेंट्स के लिए, और आर्गूमेंट्स के बाद आपका डिसीजन। और डिसीजन जो है वो यूजुअली अकॉर्डिंग टू लॉ भी वैसे भी ओपन कोर्ट में होता है, लेकिन जो है वो कुछ जजेस नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे जजेस हैं पिंडी बेंच के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो ओपन कोर्ट में डिसीजन करते हैं। अच्छा मैम, अब हम ज़रा फैमिली की तरफ आ जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, हमारे रोज़ सुनते हैं कि जो एक मतलब है मैरिज थी वो डिज़ोल्व हो गई है थ्रू कोर्ट या जिस भी तरीके से। मेरा सवाल ये है कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है इसके हवाले से अक्सर मसाइल होते हैं, तो इसके लिए क्या जनरल रूल है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, एक औरत थी उसने खुला ले ली फ़र्ज़ किया कोर्ट से, तो अगर उसका फ़र्ज़ किया एक बेटा है, छोटा है अभी, 2 साल उम्र है, तो उसका कब तक कस्टडी जो है वो औरत के पास रहेगी अगर डिसोल्यूशन हो गई है, और फिर वो कस्टडी कब हस्बैंड जो फॉर्मर था उसको जा सकता है?
अच्छा बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ये मैरिजेस डिज़ॉल्व हो रही हैं, ये बिल्कुल अच्छा ट्रेंड नहीं है। हम अच्छी सिमत में नहीं जा रहे हमारा माशरा। तो टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और फैमिली स्ट्रक्चर जो है, ये जो इसका ब्रेक डाउन होना जो है बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए जितना हमारा बीइंग अ लॉयर हमारा जो काम बनता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का मैटर आए, जो मैं ख़ुद भी प्रैक्टिकली करती हूँ, अपनी केस की लालच से हट के, कि मैं रिकंसाइल की कोशिश करती हूँ। और मैं इवन ये भी पार्टी को कहती हूँ कि अगर आप कहते हैं तो मैं दूसरी तरफ भी बात कर लेती हूँ, और एज अ वो जिरगा टाइप ही मैं जो है वो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से हो जाए। तो खैर इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है वो कि माइनर्स की लीगल कस्टडी के बारे में लॉ क्या कहता है बेटा। अच्छा, लॉ जो बेसिकली है वो आपको जो माइनर्स मेल सन है उसकी जो एज बताता है वो है 7 years ओल्ड, जो जिसके लिए मदर एंटाइटल्ड है टिल 7 years ओल्ड। और जब बेटी की अगर बात करें तो बेटी टिल द एज ऑफ पुबर्टी, ठीक है। अब वो वेरी करती है 13 टू, जब भी उसकी एज ऑफ पुबर्टी होती है तब तक लॉ जो है वो समझता है कि ये मदर के पास कस्टडी होनी चाहिए, और ये मदर के पास इतनी एज में प्रोटेक्टेड है। अच्छा, जब ये क्रॉस हो जाती है एज, तो अब यहाँ पे फादर की जो है वो लीगल पोजीशन क्या बनती है। फादर जो है वो अब एंटाइटल्ड है लीगली कस्टडी क्लेम करने का। और लॉ अब कोर्ट ने बेसिकली जो क्वेश्चन देखना है वेलफेयर ऑफ द माइनर देखना है। अब जो सारा ये आपका सर्किट है ये आपकी वेलफेयर ऑफ द माइनर्स के गिर्द घूमता है। और अगर कोर्ट समझती है कि फादर बेशक इनिशियल जो स्टेज है अर्ली एज में बच्चे मदर के पास नहीं है, लेकिन उनकी उस तरह की ग्रूमिंग नहीं हो रही, उनको उस तरह के जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, और फादर ये समझता है कि वो इससे अच्छी उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो जो है वो क्लेम कर सकता है कस्टडी। और कोर्ट जो है अगर समझती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो फादर से बिलोंग करती है, तो वो फादर को कस्टडी दे सकती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है कि कोर्ट ने एविडेंस भी देखनी है कि किस तरह से इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जाए। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं कि मदर को वैसे जो है वो प्रेफर किया जाता है कस्टडी के, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई इस तरह के सेकंड मैरिज हाँ वगैरह। सेकंड मैरिज है, या कोई करेक्टर का इशू है, या कोई इन्वायरमेंट का इस तरह का कोई मैटर है जिससे वो बच्चा प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी वेलफेयर नहीं है उससे, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो फिर फादर को कंसीडर करती है कि उसको कस्टडी दी जाए। बस एक और सवाल पूछते हैं। जी जी। और मैम ज़रा ये बताइए कि ये जो कोर्ट में प्रैक्टिकली सवाल पूछूंगा, ये कोर्ट में जो नाजिर होता है इसके हवाले से थोड़ा गाइड करिए ताकि मतलब हमें समझ आ सके। अच्छा बेटा, नाज़िर जो होता है ये आपका बेसिकली एक दफ्तर है जहाँ पे आपके जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो आपके अमाउंट आती है कोर्ट में, अगर कोई छोटी की अमाउंट आ गई या अगर कोई मेंटेनेंस का मैटर है, तो उस सूरत में जो आपके पैसे अगर रीडर के पास है, पार्टी ने रिसीव नहीं किए, तो उस सूरत में वो फिर नाज़िर के ऑफिस में डिपॉजिट करवा देते हैं, और वहाँ से फिर आपको प्रॉपर एप्लीकेशन दे के तो वो अपनी प्रॉपर जो पैसे हैं वो वापस लेने पड़ते हैं, और इस तरह से ये वर्क करता है। और मैम ज़रा बेलिफ का भी थोड़ा गाइड करिए कि बेलिफ क्या होता है। अच्छा, बैलफ बेसिकली जो है वो कोर्ट की तरफ से एक नुमाइंदा होता है, ठीक है, एम्प्लॉय ही होता है वो, जो कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है। उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। कभी उसने प्रोसेस सर्वर के तौर पे काम करना है, ठीक है, नोटिस की तामील करवानी है। कभी उसने अगर फैमिली मैटर है और किसी के अगेंस्ट वारंट इशू हो गया और वो मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा, तो उसको बैलफ को पॉइंट किया जाता है कि जाके आप उसको लोकेशन, जो भी लोकेशन है उसको जो है वो पार्टीज उसको जो भी गाइड करती हैं उसके मुताबिक उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने जो है वो पेश किया जाए, ताकि वो उसको जब वो कोर्ट के सामने आता है तो फिर कोर्ट की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। कोर्ट ने फिर उसको कहना है कि मेंटेनेंस जितनी आपकी डिग्री है वो उसको आप सेटिस्फाई करें, और अगर वो ऑन स्पॉट उसे 1/3 दिया जाता है कि उसकी बेस पे उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है कि 1/3 आप दे दें, बाकी आप इंस्टॉलमेंट अगर वो करवाना चाहता है, अगर उसकी फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस तरह की सारी वो प्रैक्टिकली ये चीज़ें चलती हैं। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने आपसे काफ़ी सारे लीगल क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा एक अच्छा सा मैसेज भी रिकॉर्ड करवाएं। हम्म। अच्छा, मैसेज मेरा सिंपल जो यही है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें,
और जो है जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने असूलों पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ठीक है। और जो भी काम करें फेयर होके करें, डिटर्मिनेशन के साथ करें। आप जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट भी जो है वो आपको फेयर होके चलना चाहिए, डिटर्मिन्ड होके चलना चाहिए अपनी स्टडीज़ के साथ। किसी और पोस्ट पे हैं तो डिटर्मिनेशन और फेयर होना जो है वो आपकी कामयाबी का ज़ामिन है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप इसी असूल के साथ अपने लाइफ को गुजारें। तो और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। मैम आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा डियर फ्रेंड्स, आज मैं भी एक मैसेज आपको रिकॉर्ड करवाता हूँ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो मैं इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।